एक बच्चा वेटिंग रूम में है सर, उसको बस ठीक है हो रहे हैं, बस ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और पेज नंबर 120, पेज 120 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बेटा हम अभी 1-2 मिनट देखते हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है प्रीवियस टॉपिक में से तो आप लोग पूछ लें। अभी 22, 23, 24, अभी थोड़े वेट करते हैं पार्टिसिपेंट्स, जैसे हमारे 30 से ऊपर जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। फिर बच्चे बाद में आके कहते हैं सर ये क्या बताया था, ये क्या पढ़ाया था। तो पेज नंबर 120 बेटा आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और यहाँ से बेटा आप लोग बेशक अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो इनके हर टॉपिक के ऊपर एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके नीचे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट। और नेक्स्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर नीचे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट। और फिर नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और डिफरेंशिएट बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा आप बातें बहुत करते हो लेकिन आप उतना मेहनत नहीं करते, आप साथ साथ लर्निंग करें बेटा, साथ साथ पढ़ें। वालेकुम सलाम बेटा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। चलो बच्चों पेज नंबर 122 और वहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा क्या है? एक ऐसा सिस्टम है बेटा, ये डेफिनेशन आसान है बेटा, तवज्जो से समझिएगा, ये डेफिनेशन आसान है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं बेटा। एक इलेक्ट्रोड होता है मेटल का पीस, कोई भी मेटल हो सकती है। ये इधर मैं लिख देता हूं, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये है मेटल इलेक्ट्रोड, किसका बना होता है? मेटल का। ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड केमिकल सेल बेटा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं। और ये इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, इसको हमने डिप किया होता है, जहां पे हमने एक सोल्यूशन लिया हुआ है बेटा, कोई लिक्विड है इधर, और उस लिक्विड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये सोल्यूशन किसका है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। इन दो इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है बेटा? बैटरी से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो आपके सामने अब डायग्राम बन चुकी है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप होते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ
कनेक्ट किया गया होता है। सर कल आपने टेस्ट योरसेल्फ पर क्वेश्चन दिया था होम, हाँ बेटा मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, वो ये आज के टॉपिक खत्म करके मैं पूछता हूँ जिसने किया है या नहीं किया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इधर इसी डायग्राम से इसकी डेफिनेशन अभी याद कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, दो इलेक्ट्रोड हैं वो डिप होते हैं, वो डूबे हुए होते हैं। किसके अंदर डिप किया होता है हमने उन इलेक्ट्रोड्स को, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास कर सकता हो। वो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, या किसी मेटल को जब आप मेल्ट कर लेते हैं, किसी मेटल को मेल्ट कर ले, या कोई भी लिक्विड जिसमें से करंट पास हो सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ electrochemical cell is a, बुक की पहली दो लाइनों में यही डेफिनेशन लिखी हुई है, इज अ सिस्टम। ये जो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच टू इलेक्ट्रोड्स। बेटा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल के पीस को इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो मेटल का पीस जिसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, मेटल का पीस जिसको, कोई भी मेटल का रॉड है, लोहे का हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल, किसी भी मेटल का पीस जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। किस में डिप्ड है, टू इलेक्ट्रोड किस में डिप है, आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बुक में लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास हो सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड आर कनेक्टेड टू आ, और इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो ये डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। समझ आ गई है बेटा डेफिनेशन। उसके बाद लिखना है इसकी टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी दो टाइप्स हैं, एक और दो, और वो नाम नीचे लिखे हुए हैं अगर आप लोग बुक पर आए। बुक पर तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखा हुआ है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब बेटा बिल्कुल बुक के स्टार्ट में आए तो क्या लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं वही डेफिनेशन जो बोर्ड पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड आर कनेक्टेड टू द बैटरी। इसको बच्चा कह रहा है और शॉर्ट करवा दें। बेटा क्या कर रहे हो, इसको मैं फिर आप ना लिखो ही ना, फिर सीधी सी बात है ना, ये दो लाइनों की डेफिनेशन है बुक पे, जरा ये 1.5 लाइन है बुक की, आप कह रहे हो इसको भी शॉर्ट करवा दें। सर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ अ बैटरी लिख सकते हैं, हाँ जैसे भी लिख दो, बस आपने ये बताना है कि वो जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, किसके थ्रू,
बाय यूजिंग अ बैटरी। इस इलेक्ट्रोड का इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। और नीचे फिर लिखना है, ये 1.5 लाइन लिखने के बाद बिल्कुल इसी पैराग्राफ के एंड पे आ जाओ तो कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 इलेक्ट्रोलिटिक सेल और सेकंड है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 1 और सेकंड है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा वो सेल होता है जिसमें हम करंट पास करवाते हैं, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, करंट पास होगा तो कोई ना कोई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। और गैल्वेनिक सेल उसका उलट होता है, इसमें इधर केमिकल कोई ऐसी सब्सटेंसेस यूज करते हैं कि केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की डिटेल तो थी हमारे बुक में तो है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं है, तो आपको इतनी फिर इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नंबर 1 के लिए क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड नंबर 2 क्या लिखोगे, गैल्वेनिक सेल। सर ऑनलाइन टेस्ट गूगल से मिल सकते हैं बेटा? कौन से ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हो? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। पता नहीं डस्टर कहाँ चला गया है। लेट मी चेक बेटा, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं जरा डस्टर देख लूँ। जी बेटा मिल जाएगी आपको, इससे आगे है बेटा। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफाइन ये लिखा था ना इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, अब उसी की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट। इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? तो पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको इधर रीड करके समझ आ जाएगी, मैं रीड कर रहा हूँ, साथ में आप लोग फॉलो करेंगे और मार्क कर लेंगे बेटा। पेज नंबर 122 120 पेज 120 और बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसकी पहली लाइन से आंसर स्टार्ट करेंगे। द सब्सटेंस which can conduct electricity in their aqueous solution or molten state। कोई भी सब्सटेंस जिसको आप पानी में डिसॉल्व कर लो तो वो उसका क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। छठे चैप्टर में आप लोग एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ के आए हो कि किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन इन वाटर क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। अब सॉल्ट जो अगर सॉलिड फॉर्म में नमक है, कोई भी सॉल्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप उस नमक को पानी में डिसॉल्व कर लोगे तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें से करंट पास होता है, तो वो अब क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो अगर कोई मेटल है उसको मेल्ट कर लें, या कोई सॉल्ट है NaCl, वो सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको मेल्ट कर लें, पिघला लें, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेल्ट होता है NaCl, तो मोल्टन फॉर्म में साल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। तो मोल्टन फॉर्म में साल्ट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो कोई भी वो सब्सटेंस जिसको पानी में डिसॉल्व करे और उसका सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे तो वो क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइट। वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाती, लेकिन अगर हम उसको मेल्ट कर लें, उसको पिघला दें, तो मोल्टन फॉर्म में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका एक्वस सॉल्यूशन, उसका सॉरी
इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा वो, उसका सोल्यूशन जो है वो मोल्टन फॉर्म वाला वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, अब डेफिनेशन हो गई, आगे एग्जाम्पल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां तक बेटे ये मार्क करेंगे, यहां तक इसको मार्क करेंगे। और उसके आगे वाली लाइन आप लोगों को जस्ट रीड कर लें, लिखनी नहीं है। कहता है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl। अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं पास हो सकती बेटा? NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि उसके अंदर कोई भी Na इधर है तो Cl, हर तरफ Na के साथ Cl मौजूद है, कोई भी फ्री आयन मौजूद नहीं है। ना तो इसके पास कोई फ्री आयन है, ना ही यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का पूल पढ़ा था हम लोगों ने। तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो जब तक NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो ना तो इसके पास Na पॉजिटिव आयन है, ना तो कोई फ्री आयन है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर ले तो Na पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं, फिर ये आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसको मेल्ट कर ले, फिर भी सोडियम और क्लोरीन, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो फिर भी ये क्या करेगा, फिर इसके पास फ्री आयंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो कहता है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl, बट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट it does conduct electricity. Electrolytes are classified into two groups depending upon their extent of ionization in solution. अब इलेक्ट्रोलाइट्स को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे बेटा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि करंट पास करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? फ्री आयंस का होना जरूरी है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर फ्री आयन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा पास होगा, और अगर फ्री आयन कम होंगे तो करंट कम पास होगा। इसी तरह से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भी करंट ज्यादा पास होगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो करंट कम पास होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो क्या करती है बेटा? करंट पास करती है अपने अंदर से। तो उसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं, या तो वो ज्यादा करंट पास करेगा या वो थोड़ा करंट पास करेगा। तो उसी की बेस पर उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मोल्टन स्टेट का मतलब है बेटा NaCl को दो 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 हमारे पास प्रोसेस हैं। ये NaCl है, इसको जब आप पानी में ऐड कर दोगे, इसी को जब आप पानी में ऐड करोगे तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ये आपने इसको पानी में ऐड कर लिया है। मोल्टन स्टेट का मतलब है इसको पिघला लो। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव होंगे पास पास, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जैसे मेल्ट करना है ना बेटा किसी भी सब्सटेंस को, जैसे आइस मेल्ट होती है तो पानी बन जाता है, वैसे NaCl को जब मेल्ट करोगे, नमक को मेल्ट करोगे, तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक अब आपको ना बताया था इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में, हमने बताया है कि वो सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, और उसमें हमने कहा कि NaCl, इसको जब बेटा हम किस में ऐड करते हैं? H2O में ऐड करते हैं, तो ये इसके सारे Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। यानी कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है, कंप्लीटली
आयोनाइज, इट मींस इसने बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर दिए हैं। आयंस प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयोनाइज होना। आयोनाइज होना मतलब कि आयंस का बनना। आयंस क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो सब्सटेंसेस, वो बेटा इलेक्ट्रोलाइट that ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ions are called strong electrolytes। तो डेफिनेशन पर आए बेटा, बुक का पेज नंबर 121 पे आ गए हैं। अब हम 121 पे आ गए हम, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मार्क करेंगे स्टार्ट से, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे NaCl इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली तौर पे आयंस में तब्दील हो जाएगा, बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। इट आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आयन। जो आयोनाइज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Examples of strong electrolytes are aqueous solution of NaCl, NaOH and H2SO4 etc। और नीचे उसने आप ये एग्जांपल लिखें तो ये लिख दें बेशक, और NaOH वाली एग्जांपल लिखें। इसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो Na पॉजिटिव बिल्कुल अलग हो जाता है और OH नेगेटिव आयंस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। The electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ions are called strong electrolytes। अब आते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। तो वो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या कहता है? जो सब्सटेंसेस ज्यादा आयन प्रोड्यूस करती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, जो कम हद तक आयोनाइज हो, ज्यादा आयोनाइज ना हो, स्मॉल एक्सटेंट थोड़ी हद तक आयोनाइज हो। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू स्मॉल, इधर से इसको शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर, डिफाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और पहली लाइन से इसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस। अब ये ज्यादा आयन, जब आयोनाइज कम होंगे तो ज्यादा आयंस नहीं बनाएंगे, थोड़े आयन बनाएंगे। एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयन, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ आयंस, आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसकी एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है इसकी बेटा CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड, जो सिरका घरों में आप लोग यूज करते हो, विनेगर, ये वो होता है। और CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब इनको पानी में ऐड करते हैं बेटा तो ये बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। लेकिन ये अगर हम लेट्स सपोज इसके हमने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 में से 10 मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होंगे, बाकी 90 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसके आयंस थोड़े बन रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये पानी में ये जो H2O है, इसके साथ एक H2O, ये H2O और ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो ये क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव। यानी कि जो बेटा H2O है, इसमें जब ऐड होता है ना बेटा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो ये H2 था, इसमें एक H होता है तो ये H3 पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको जब पानी में ऐड करते हैं, इसके साथ इधर H2O लिख दो। जब एसिटिक एसिड में H2 ऐड करते हैं तो एसिटेट आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है, लेकिन ये थोड़े आयन बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है बेटा आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड आर गुड एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे बेटा 1.5 लाइन पहली इलेक्ट्रोलाइट्स तक, और उसके बाद 2 एग्जांपल्स लिख दें इसमें से कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल कौन सी है। एसिटिक एसिड है CH3COOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस है। नीचे लिखते हैं फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन ऑफ हो गया, और ये इक्वेशन लिख देंगे बेटा। डेफिनेशन एग्जांपल देने के बाद इक्वेशन लिखेंगे। एज अ रिजल्ट द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस उनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन बहुत अच्छे से पास नहीं होती, दे आर पुअर इलेक्ट्रोलाइट। और नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयोनाइज होता है और जिसमें से करंट पास हो सकता है। वो अलग बात है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करें तो बिल्कुल भी उनके आयंस नहीं बनते और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, ऊपर क्वेश्चन लिखा है तो पहली बार इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सारा इसको मार्क करेंगे। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होती। एंड डू नॉट अलाउ द, जब आयोनाइज नहीं होंगी, जब उनके आयंस नहीं बनेंगे तो उनमें से करंट भी पास नहीं होगा। एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, चीनी को पानी में डिसॉल्व कर लो, करंट पास नहीं होगा। और बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा? असल में जब आप एक तरफ से करंट पास करवाते हो ना बेटा, लेट्स सपोज बेटा ये कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसमें मौजूद हैं आयन ज्यादा हैं, ये Cl नेगेटिव आयन्स हैं। अब आपने जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया, लेट्स सपोज इसको आपने बना दिया है पॉजिटिव एंड और इसको कनेक्ट किया है नेगेटिव एंड से, तो ये नेगेटिव आयन फौरन इधर भाग के जाएंगे ना बेटा पॉजिटिव की तरफ। तो आयन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इन्हीं फ्लो ऑफ आयन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। तो ये अब एक जगह से करंट इधर था, वो करंट इधर पहुंच जाएगा, करंट पास हो गया। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज से कनेक्ट कर देते हो जिसमें आयन्स है ही नहीं, इधर बैटरी को पॉजिटिव आयन से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव, यहां से करंट पास नहीं हो सकता। ये अब कंप्लीट सर्किट ही नहीं बनेगा, रास्ता ही नहीं है, आयन्स को गुजरने का रास्ता ही नहीं है। तो ये तो आयन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये आयन्स यहाँ से दूसरी जगह कैरी करवाते हैं। तो जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतना ज्यादा करंट पास होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन बेटा मैं बता रहा था कैसे कैसे आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वही एक तरफ लाइन लगाएंगे, एक तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले पॉइंट में इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, और दूसरा इधर इसकी भी एग्जांपल और इधर भी इसकी एग्जांपल। तो किसी भी कोई सी भी दो डेफिनेशन का आपस में डिफरेंस आ सकता है। और एमसीक्यू कैसे आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको चार ऑप्शन दिए गए हों, NaCl, CaOH twice, शुगर और H2SO4। तो इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है? A, B, C या D? ये आप बताएंगे। आप कौन सा इनमें से वीक सॉल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो इस तरह से कोई सा भी, हाँ सेकंड पार्ट जो है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एमसीक्यू में आ सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एमसीक्यू में आ सकता है। तो कोई सी भी चीज, कोई भी एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, और कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन नॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, differentiate between electrolyte and non-electrolyte, differentiate between strong electrolyte and weak electrolyte। कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई सा भी एमसीक्यू। तो यहां तक बेटा ये आप लोगों का ये टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक आपका शामिल है वो पेज नंबर 128 पर है। तो जो दरमियान के पेजेस हैं वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 122, रस्टिंग ऑफ क्रोशन एंड रस्टिंग। पेज नंबर 128, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वहां से शामिल है बेटा। उसके बाद सारा शामिल होगा। तो दरमियान के 6 पेजेस जो है बेटा वो नहीं है, और वो बहुत मुश्किल पेजेस, वो इतने मुश्किल नहीं थे, वो इंटरेस्टिंग पेजेस थे और इंपॉर्टेंट पेजेस थे बहुत, जिनको स्किप करवा दिया गया है। तो अब आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पेज नंबर 128, क्रोजन से स्टार्ट करेंगे बेटा।
ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जो आज का टॉपिक पढ़ा है ना इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, और पक्का पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर का जब भी टेस्ट होगा यहाँ से डेफिनेशन जरूर आएंगी इस जो आज का टॉपिक पढ़ा है। अब बेटा जो आपको कल मैंने होमवर्क करवाया था मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। अगर आपने मुझे बताएं किस किस बच्चे ने, ईमानदारी से बताएं कल का होमवर्क किस किस बच्चे ने किया है। बेटा पेजेस 120 आज जहां तक पढ़ा है ना बेटा, यहां तक ये चैप्टर शामिल है, और इसके बाद पेज नंबर 128 से आगे सारा शामिल है। तो दरमियान में जो पेज नंबर 122 123 भी नहीं है, 124 भी नहीं है, 125 भी नहीं है, 126 भी नहीं है, 127 भी नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा हमजा ने काम किया है, नुमान ने किया है, और बट बच्चों बताएं जिसने नहीं किया तो वही बताएं, जिसने होमवर्क नहीं किया जरा बताएं, नो बताएं, लिखिए नो। हैव यू डन योर होमवर्क, यस और नो। सॉरी सर बट नो। बेटा जब करेंगे नहीं ना नहीं समझ आएगी बेटा, बता रहा हूं नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगी। मैं वो एग्जांपल करवा देता हूं। हाँ पेज नंबर 121 भी जो आज के टॉपिक से नीचे वाले टॉपिक है वो शामिल नहीं है बेटा। एग्जाम्पल में दोबारा वो कल वाला जो आपको होमवर्क था करा देता हूँ, उसको समझ लें, और उसके बाद आप लोगों ने बाकी एग्जाम्पल्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमारे पास कितना टाइम है, 5 मिनट्स है अभी। हाँ बेटा वानिया वो भी लॉन्ग आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन था MnO2 प्लस 4HCl और इससे बनता है MnCl2 प्लस 2H2O, और मैं यहां नीचे लिख देता हूं तीसरी सब्सटेंस क्या बन रही है, Cl2। ठीक है बेटा। बेटा ये 1 मिनट में हो जाएगा, तवज्जो रखनी है आप लोगों ने। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2, और ये कितने एटम है, 2 एटम है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना है। तो मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये आप बताओगे। इसकी तरफ मैंगनीज का बताया जरा मुझे। हाँ शाबाश, उमर ने ठीक बताया, नुमान ने ठीक बताया, यही बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली बता रहे हैं। मरियम ने भी ठीक बताया, तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है अब इसकी तरफ आओ। क्लोरीन, अच्छा हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, तो क्लोरीन का क्या होगा, -1। इस तरफ आ जाओ। हैलोजन का बेटा मोस्टली केसेस में 90%, कल भी आपको बता रहा था 99% बल्कि हैलोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये -1, और कितने एटम है इसके बेटा, 2 एटम है, तो -1 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा -2। तो फिर मैंगनीज यहां पे क्या होगा, +2। इधर अगर ये -2 हो रहा है टोटल तो ये क्या होगा +2। अब इस तरफ आ जाए, ऑक्सीजन क्या होता है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो हाइड्रोजन का +1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 एटम है, तो +1 इंटू 2। यहां पे क्लोरीन है, फ्री स्टेट में है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताएगा मुझे, अली गाजी बेटा आप बताएं। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बाकी बच्चे भी बताएं, अली गाजी बेटा आप भी बताओ। शाबाश नुमान इरफान ने ठीक बताया है। और बच्चों फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट मौजूद होगा, अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। यहां पे क्लोरीन किस में है 0 में। अब देखिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क पड़ रहा है और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोरीन -1 था, इधर भी -1 है, ये क्लोरीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा इधर। इधर देखें क्लोरीन का इधर -1 है, इधर क्या हो रहा है 0, तो यहां पे इसको एरो हेड लगा दें। यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है,
जरा देखिए बेटा अफरोजा, आप दोबारा देख लें, आपने जो लिखा है ठीक लिखा है। -1 से 0 की तरफ जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बेटा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, अभी ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहते हैं, कहेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन देखें, यहां पर भी ऑक्सीजन -2 में है, यहां पर भी ऑक्सीजन -2 में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोजन को देखें, इधर भी हाइड्रोजन +1 है, इधर भी हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैंगनीज देखें, यहां पर मैंगनीज किस में है बेटा, +4 में है, और यहां पर +4 से +2 में आ गया है। तो क्या हो रहा है, इसकी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो आपने, अब आपसे उसने पूछा है ए पार्ट, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुई है, नहीं सर वही चल रही है, बस 1-2 मिनट है जी सर, मैं बता देता हूँ। कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है बेटा, क्लोरीन, द सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड क्लोरीन। और कौन सी सब्सटेंस रिड्यूस हो रही है, द सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड मैंगनीज। और तीसरे पार्ट में कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है बेटा, ये देखें, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रही है, वो दूसरे की वजह से होती है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो किसकी वजह से हो रही है, मैंगनीज की वजह से हो रही है। तो मैंगनीज यहां पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और चौथा पार्ट है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो देखिए रिडक्शन हो किसकी रही है, मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, और इसकी रिडक्शन किसकी वजह से होगी, क्लोरीन की वजह से होगी। तो यहां पे क्लोरीन क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वो इसकी वजह से हो रही है, और इसकी रिडक्शन हो रही है, वो ऊपर वाले की वजह से हो रही है। तो मैंगनीज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से बेटा ये आप लोगों ने लिखना था, क्लियर है। ओके बच्चों, ये आप इसके एग्जांपल्स को और सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 1 2 3 एग्जांपल्स पढ़िए ना, इनको भी सॉल्व करें, और लास्ट को भी सॉल्व करें। जो बच्चे को ये सॉल्व करने आ गए, इसका मतलब है उसका ये वाला प्रीवियस सारे टॉपिक क्लियर हो गए बेटा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। यहाँ तक जो आज का टॉपिक था।